मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल बेटा मैंने आपको अपने नोट से पढ़ाया था, अभी जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। आज मैंने ये वाला टॉपिक आपका शुरू करना है, द रिवॉल्यूशनरी। देखिएगा बेटा, हमारा जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, इसमें हमने सारे जो रिवॉल्यूशन हुई थी, क्या क्या स्ट्रगल हुआ था, वो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। अब द रिवॉल्यूशनरी है, इसमें हेडिंग है सीक्रेट सोसाइटी, कि क्रांतिकारी कौन कौन लोग थे। देखिएगा बेटा, उस टाइम पे फ्रांस में बेटा एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब कि जो वहाँ का मोनार्क था, वहाँ की सरकार थी, उनसे छिपकर सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, जिससे कि वो लोग क्रांति कर सकें और अपने लिए आवाज़ उठा सकें। तो ये सीक्रेट सोसाइटी थी बेटा, इसका क्या एम था? स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। नंबर 1 पॉइंट यू कैन सी, spread idea of nationalism. It means they want to spread idea of nationalism in everywhere. हर जगह वो नेशनलिज्म का आइडिया फैलाना चाहते थे। क्या होता है नेशनलिज्म? एक फीलिंग, किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, लोगों के लिए हक की बातें करना। तो ये चाहते थे कि नेशनलिज्म का जब आइडिया हम हर जगह फैलाएंगे तो लोग अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, देश के प्रति जो उनका प्यार है उसमें खींचे चले आएंगे। नेक्स्ट है अपोज मोनार्की। देखिएगा बेटा, वो जो चाहते थे, जो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, जो क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी थे, वो अपोज मोनार्की, जो राजा का राजतंत्र था, उसके अपोज जाना चाहते थे। इट मीन्स मोनार्की को बंद करके वहाँ पर कॉमन पीपल का राज लाना चाहते थे। पॉइंट 3 इज़ वांटेड फ्रीडम एंड एटोक्रेटिक रूल। देखिएगा बेटा, वो क्या चाहते थे? फ्रीडम एंड एटोक्रेटिक रूल। जो ऑटोक्रेटिक रूल है और जो फ्रीडम है, दोनों को चाहते थे। मतलब क्या है कि जो खुद का रूल है, खुद का शासन है वहाँ के, उसको बंद कराना चाहते थे और आज़ादी चाहते थे। उसके बाद है नंबर 4 नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, हिस्ट्री। यानी कि एक ऐसा राज्य हो जिसका सबका मिला जुला कल्चर हो, सभी उस कल्चर को फॉलो करेंगे, सबके ट्रेडिशन सेम हो, लैंग्वेज सबकी सेम हो और उनकी हिस्ट्री भी सेम हो। मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में लिखा जाए कि लोगों ने अपने नेशन के लिए क्या किया। तो मिले जुले, यानी कि नेशन स्टेट होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही स्टेट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लोग एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे का मतलब कल्चर अपनाने से डर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को नहीं अपनाते हैं, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी आ जाती है। तो नेशन स्टेट चाहते थे। अब देखिएगा, चलो ये तो बात हो गई सीक्रेट सोसाइटी की, जो रिवॉल्यूशनरीज ने मिलके सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं, देखिएगा बेटा, गिउसेप्पे मैज़िनी। जो गिउसेप्पे मैज़िनी थे, गिउसेप्पे मैज़िनी कौन थे? ये एक नंबर 1 लिखा हुआ है, इटालियन रिवॉल्यूशनरी। इटली के एक क्रांतिकारी थे, क्योंकि इटली के 7 पार्ट कर दिए गए थे। 7 टुकड़ों में इटली डिवाइड था। ठीक है, हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो गिउसेप्पे मैज़िनी थे, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी। देखिएगा बेटा, वहाँ पे जो सीक्रेट सोसाइटी जिसके बारे में हमने अभी बात की है कि जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने मोनार्की से छिपकर, राजा से छिपकर अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और जिस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, उस सोसाइटी का नाम था कार्बोनारी। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, कार्बोनारी के मेंबर थे। इन्होंने जो गिउसेप्पे मैज़िनी थे, ये उस सोसाइटी के मेंबर रहते हुए इन्होंने अपने इटली को आज़ाद कराने के लिए अलग से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। अलग से सीक्रेट सोसाइटी बनाई। देखिए बेटा, यंग इटली इन मार्सिले। एक तो इन्होंने सोसाइटी मार्सिले में फॉर्म की। मार्सिले आपको याद है, जहाँ पे फ्रांस में उनका नेशनल सॉन्ग गाया गया था और बाद में उसे मार्सिले नाम दिया गया था। मार्सिलीज कंट्री है, उसे मार्सिलीज कंट्री है और उसे मार्सिले नाम दिया गया था। तो यंग इटली नाम की इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, वो मार्सिलेज में बनाई थी। और यंग यूरोप इन बर्ने, यूरोप के अंदर बर्ने एक जगह है, वहाँ पे यंग यूरोप बनाई थी। तो 2 इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेम द 2 सीक्रेट सोसाइटी ऑफ गिउसेप्पे मैज़िनी। यू कैन गिव द आंसर। नंबर 1 इज़ यंग इटली इन मार्सिलेज, नंबर 2 यंग यूरोप इन बर्ने। ठीक है, या ये भी पूछ सकते हैं कि जो
गॉसिपी मेज़नी थे किस सोसाइटी के मेंबर थे? गॉसिपी मेज़नी बिलोंग टू विच सोसाइटी? तो आप आंसर दे सकते हैं कार्बोनारी। देखिएगा बेटा नंबर 4 क्या था? बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। इटालियन कल्चर हो, किस में विश्वास करते थे? इटली के यूनिफिकेशन में करते थे। अब यूनिफिकेशन किसे बोलते हैं? इटली एक छोटा सा राज्य था, उसके 7 टुकड़े थे बेटा, 7 पार्ट्स कर रखे थे और 7 टुकड़े अलग अलग लोगों के कंट्रोल में थे। तो इटली के क्रांतिकारी चाहते थे, कॉमन पीपल ही थे ये लोग पहले, कि ये इटली 7 टुकड़ों में ना बट के एक ही हिस्से में हो, इसका एक राजा हो, एक सरकार हो, एक गवर्नमेंट हो, एक ही हो। तो इसीलिए ये इटालियन जो कल्चर था उसे यूनिफाइड करना चाहते थे, उसे एक करना चाहते थे। और यूनिफाइड का मतलब होता है, यूनिफिकेशन का मीन्स सबका एक कल्चर, सबकी एक भाषा, सबके एक गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, तो ये वाला पेज हमने करा दिया। नेक्स्ट मैं आपका करने जा रही हूँ। अब देखिएगा थोड़ा ये धुंधला है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ के सुना रही हूँ तो शायद आपको नज़र आ जाए, बड़ा हो जाएगा। ये पेज नंबर 7 है, हम इससे पहले का पेज नंबर 6 करेंगे। आपने इतना वो नहीं देना ध्यान, मैं आपको उसको पढ़ाती जा रही हूँ क्योंकि आपके पास तो बुक है, बुक रखिएगा। जो नोट्स आपको पढ़ने में नहीं आ रहे हैं तो मैं अलग से सेंड कर दूँगी वो आपको। टॉपिक 3 देखिएगा, टॉपिक 3 है सबसे ऊपर, हेडिंग लिखी हुई है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। आप अपनी बुक उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि जो रिवॉल्यूशन थी कब से कब तक हुई, नीचे डेट भी दी हुई है 1830 टू 1848। मतलब कि 1830 से लेकर 1848 के बीच में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुई। देखिए हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। अब 1830 से 1848 के बीच की रिवॉल्यूशन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है वाई रिवॉल्यूशन हैपेंड। जो ये क्लाउड में मैंने ली हुई है, इसमें लिखा हुआ है वाई रिवॉल्यूशन हैपेंड। फर्स्ट क्वेश्चन, आखिर रिवॉल्यूशन हुई क्यों? नीचे अब हेडिंग लिखी हुई है 2 आइडियाज़। जो रिवॉल्यूशन हुई है बेटा वो 2 आइडिया थे। वी हैव सीन एंड रीड, हम पढ़ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। 2 आइडिया शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, एक तो लिबरलिज्म, एक नेशनलिज्म। अब देखिए 2 आइडिया थे जिन्होंने रिवॉल्यूशन होने पर जोर दिया। अब लिबरलिज्म क्या है, पहले बताया था, लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, हमने पढ़ा था बुक में। तो इसका मीन्स है इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, यानी कि समानता हो, आज़ादी हो और किसी की बाउंडेशन ना हो, सबके लिए इक्वल रूल्स हो। नेशनलिज्म मीन्स क्या है, लव ऑफ कंट्री, लैंग्वेज, कल्चर, मतलब सिर्फ अपनी कंट्री पर, अपनी भाषा और अपने कल्चर पर फोकस करना, ये होता है नेशनलिज्म। जिस इंसान के अंदर इन तीनों चीज़ों के बारे में आ जाती है टेंशन, तो वो अपने देश के लिए सब कुछ कर जाते हैं। अब देखिएगा बेटा इसमें नेक्स्ट है आइडियाज स्प्रेडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। पूरे यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जो क्रांतिकारी थे या जो कॉमन पीपल थे, जो अपने देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे और जिनके मन में मोनार्की को लेकर गुस्सा था, तो वो एक होना चाहते थे कि मिलजुल कर क्रांति करेंगे तो हम अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। तो जो आइडिया था वो यूरोप के सभी पार्ट्स में कॉमन पीपल के मन में कुछ आइडियाज़ आए। क्या क्या आइडियाज़ आए? नंबर 1, एक तो क्या था, इटालियन, यानी कि जो इटालियन के बारे में था, मैंने आपको बताया दे वांट टू यूनिफाइड द इटली, वो इटली को एक करना चाहते थे। दूसरा आइडिया क्या था, जर्मन स्टेट, वो जर्मन स्टेट को एक करना चाहते थे। नंबर 3 आयरलैंड और नंबर 4 पोलैंड। ये इनके ऊपर क्या था बेटा, किसी दूसरे का कंट्रोल था। तो वे इनके मन में जो रिवॉल्यूशन करने का आइडिया आया वो यहीं से आया कि इन इटली में, जर्मन में, आयरलैंड में, पोलैंड में, इन चारों में वो लिबरलिज्म का और नेशनलिज्म के ये 2 आइडिया फैलाएंगे तो लोगों के मन में अपने अधिकारों को लेकर, अपने देश प्रेम को लेकर भावनाएं पैदा होंगी और वो अपने आप को आज़ादी दिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से देश आज़ाद हो जाएगा और एक यूनिफाइड हो जाएगा। ठीक है, दीज आइडियाज स्प्रेडिंग बाय द एजुकेटेड एंड मिडिल क्लास। ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का और लिबरलिज्म का, ये पढ़े लिखे लोग जो थे, एजुकेटेड पर्सन, जो एक मिडिल वर्ग, मिडिल सेक्शन बन के उभरा था सोसाइटी में, तो ये वहाँ से ये आइडिया इनके मन में आया और इन लोगों ने इसे फैलाने की कोशिश की। और बेटा देखिएगा जैसे कि इसमें कौन थे एजुकेटेड और मिडिल वर्ग में, मिडिल सेक्शन में,
टीचर्स इसमें ऐड थे, डॉक्टर्स थे, क्लर्क्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये लोग थे बेटा जो चाहते थे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप के यूनिफाइड हो जाएं, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन इज़ वाई रिवॉल्यूशन हैपेंड। अभी तो मैंने आपको बताया कि 1830 से 1848 तक बहुत सारी रिवॉल्यूशन हुई। दो आइडिया है मन में, लिबरलिज्म का, नेशनलिज्म का। तो जो आइडिया था, ये दोनों आइडिया इन्हें वो इटली, जर्मन, आयरलैंड, पोलैंड के यानी कि यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में फैलाना चाहते थे, जिससे कि लोग एक हो जाए और एजुकेटेड और मिडिल पर्सन इस आइडिया को फैलाना चाहते थे। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि रिवॉल्यूशन आखिर हुई क्यों। देखिएगा बेटा, 1830 की अगर बात लेते हैं, 1830 की, तो इसमें नंबर 1 और नंबर 2 जहाँ पे शेडो सी आई हुई है, इसमें आपको इसमें क्लियर नहीं है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है 1830, उसके 2 पार्ट्स दिखाए हुए हैं। नंबर 1 में जुलाई रिवॉल्यूशन, नंबर 2 में ग्रीक रिवॉल्यूशन। अब हम बता रहे हैं कि रिवॉल्यूशन क्यों हुई। तो जो जुलाई रिवॉल्यूशन थी, ये वही रिवॉल्यूशन थी जो 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टाइल की जेल को तोड़कर जो वहाँ पे हल्ला गुल्ला मचाया था, सब तोड़ फोड़ कर दी थी। तो यहाँ से आइडिया आया रिवॉल्यूशन का। क्यों हुई, तो यह आप 9th में पढ़ चुके हो कि फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में बढ़ चुकी थी। सिर्फ कॉमन पीपल थे जिन्हें बेचारों को, पादरी वर्ग को यानी कि क्लैरिजी को और नोबिलिटी यानी कि क्लीन वर्ग को टैक्स देना होता था। तो सबसे मेन रीज़न था बर्डन ऑफ द टैक्स का बर्डन था, जहाँ से इनके मन में संघर्ष करने का, विरोध करने का आइडिया आया। तो जुलाई रिवॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 देखिएगा बेटा, ये वाले जहाँ पे मैंने टिक लगाया ना अभी, ये यहाँ से पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। नंबर 1, बर्बन किंग वर ओवरथ्रोन। तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो हुई थी, सबसे पहले जो बर्बन डायनेस्टी थी, बुर्बो डायनेस्टी, उसके किंग को इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, मतलब कि उसका राज ख़त्म कर दिया। नंबर 2 इसी के पार्ट्स हैं, नंबर 2 नहीं है, इन्होंने किंग को जो ओवरथ्रोन किया। तो इसके बाद क्या था, एरो लगा के दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज सेटअप। जब इन्होंने वहाँ से हटा दिया बर्बन किंग को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया। इट मीन्स इन्होंने एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसी राजा को बोला कि आप गद्दी पर बैठे रहिए, लेकिन जो आप रूल्स करेंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हुए रूल्स करेंगे, आप वही नियम होंगे। तो इन्होंने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा। मोनार्की का मतलब होता है राजा का तंत्र, राजा का कंट्रोल। राजा का कंट्रोल तो रहेगा लेकिन संवैधानिक रूप से रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए रहेगा। फिर नेक्स्ट दिया लुई फिलिप एट इट्स हेड। अब लुई फिलिप वहाँ पे हेड बना। कब की बातें हैं, ये बातें तब की हैं जब लुई 16 वहाँ से हट गया था, उसने मना कर दिया, तो लुई फिलिप को बाद में ले आए थे। तो इन्होंने बाद में लुई फिलिप को वहाँ पे बिठाया। जब नेपोलियन हार गया था ना बेटा, फिर लुई फिलिप को ले आए थे। नंबर 2 है रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रुसेल्स। अब जो क्रांति स्टार्ट हुई ब्रुसेल्स से हुई। ये लोग क्या थे, अंडर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। जो लोग जो ब्रुसेल्स में थे ना बेटा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। देखिए बेटा, यूके जो था वो नीदरलैंड के कंट्रोल में था। यूके यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बहुत बड़ा राज्य था, तो यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड की थी इसमें। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि बेल्जियम ब्रेकिंग अवे, यानी कि जो किंगडम थी नीदरलैंड से, अब ये लोग आज़ाद हो गए। यूके जो था नीदरलैंड के कंट्रोल में था। तो ब्रुसेल्स के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई। तो जब ब्रुसेल्स में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई तो पूरा यूके के ऊपर नीदरलैंड का कंट्रोल था। तो यूके के लोग नीदरलैंड से अलग होना चाहते थे। तो जब यहाँ पे क्रांति शुरू हुई, रिवॉल्यूशन शुरू हुई, तो बेटा इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बेल्जियम, ये सब यूके के पार्ट हैं, बेल्जियम इनसे अलग हो गया। किससे, नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हुआ। तो बेल्जियम अलग हुआ, फिर ब्रुसेल्स अलग हुआ, फिर ऐसे करके और सारी कंट्री अलग हुई और नीदरलैंड वीक हो गया। तो ये था जुलाई रिवॉल्यूशन। तो मैंने आपकी 1830 की जुलाई रिवॉल्यूशन तक पढ़ाया है। अब मैं जहाँ आपको टिक लगा रही हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी वीडियो में, ये वाला हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा। आज तक के लिए इतना ही। ये जो पेज आपको थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है, कल मैं इसको दोबारा से लगाऊंगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।